कहानी का शीर्षक है इंसाफ की जमात। मन बुन रहा था खौफ का ताना बाना, छत का धीरे धीरे नीचे खिसकना और दीवारों का बेड के इर्द गिर्द सिमट आना, नजरों का धुंधलापन और हाथ पैरों की ऐंठन। ये सब सामान्य तब हुआ जब डोरबेल बजी। मैंने लपक कर किसी सहारे की ओर बढ़ने की सोची और दरवाज़ा खोला। मुझे लगा खौफ का यही अंत था, लेकिन दरवाजे के उस पार के मंजर ने मुझे कुछ और डरा डाला। उस पार न कोई था, उस पार कोई न था, न कोई जानने वाला, न कोई अनजान था, तो बस अंधेरा। अब इस पार का कमरा सिमट रहा था और उस पार अंधेरा बढ़ रहा था। फिर एक आवाज आई, डरो मत, ये तुम्हारी ही दुनिया है। इसमें तुम्हें कोई नहीं देख सकता, सुन नहीं सकता, ढूंढ नहीं सकता, छू नहीं सकता। चलो चलो, मैं तुम्हें यहाँ की सैर करवाती हूँ। सबसे पहले उस अंधेरे में मुझे चंद रोशनी की छींटों में दिखा एक नन्हा सा बच्चा। सफ़ेद सूती कपड़ों में लिपटे उस बच्चे की निगाहें जैसे ही मुझसे मिली, वो दहाड़े मारकर रोने लगा, मानो कह रहा हो, मुझे उठा लो। जैसे कोई भूखा शिशु दूध के लिए बिलखता है, ठीक वह वैसे ही रो रहा था। मैंने उसे उठाना चाहा तो आग की लपटों ने उसे घेर लिया। दूसरी तरफ अंधेरा चिल्लाया, नहीं, तुम उसे नहीं छू सकती। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि अब तक तुम पूरी तरह उनमें से एक नहीं बनी हो, इसलिए उनका दर्द नहीं समझ सकती। अब आगे बढ़ो, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगी तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलता जाएगा। इतना सुन मैं आगे बढ़ी। थोड़ी दूरी पर सफ़ेद जॉर्जेट की फ्रॉक पहने पहली बच्ची से थोड़ी और बड़ी बच्ची थी। बच्ची को देखा, वो पहले की तरह ही चीख रही थी। वह भी पहली वाली बच्ची की तरह ही चीख चिल्ला रही थी। शायद उसने नया नया बोलना सीखा था। उसे दो ही शब्द बोलने आते थे, पहला दर्द, दूसरा माँ। ये मुझे इसलिए पता था क्योंकि वह जोरों से माँ दर्द कह कर आ रही थी और उसका एक हाथ अपने सीने पे, दूसरा जांघों के इर्द गिर्द घूम रहा था। मैंने देखा जब दर्द असहनीय हुआ, उसने किसी धारदार चीज से अपने सीने के दो नन्हे गुलाबी उभारों को शरीर से अलग कर दिया। ये देख मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और मैंने आंखें बंद कर महसूस किया कि वह बच्ची दर्द से करहा रही है, रो रही है। अचानक उसका रुदन शांत हुआ। इस अपार शांति के बाद का मंजर देखने के लिए मैंने दोबारा आंखें खोली। अब मेरे सामने एक 14-15 वर्षीय सुंदर बालिका थी, घुटनों तक सफेद स्कर्ट और सफेद टॉप में। हालांकि अब मुझ में हिम्मत नहीं बची कि मैं कुछ और देख सकूं, लेकिन मैं थोड़ा खुश थी कि अब मैं किसी से बात कर सकती हूँ इस जगह और उन बच्चों के हालातों के बारे में पूछ सकती हूँ, इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती। उल्टे वो ही मुझसे पूछ बैठी, क्या चाचा अभी भी बाहर हैं? मैं फिर हैरान परेशान थी। कौन चाचा? किसका चाचा? और बाहर है मतलब? मैंने उससे पूछा, तुम सबका तो अभी जीवन शुरू भी नहीं हुआ और तुम सब इतने दुख और पीड़ा में क्यों हो? ऐसा कौन सा दर्द है बेटा जो तुम लोगों के लिए असहनीय हो गया है? वह उन दो बच्चियों की तरह रो नहीं रही थी। मेरी बात पर बस सिसक कर इतना कहा, दुआ करती हूँ तुम्हें हमारे साथ शामिल न होना पड़े। अभी भी सब अस्पष्ट था। स्पष्टता की तलाश में मैं कुछ और आगे बढ़ी। अब मेरे सामने एक 25 वर्षीय सुंदर लड़की थी जो पूर्णतः विकसित, शिक्षित लग रही थी। उसने सफेद स्लीवलेस गाउन डाला हुआ था। वो खामोश, बिल्कुल खामोश थी। न उन बच्चों की तरह रो रही थी, ना ही सिसक रही थी। वो बस खामोश थी। बिना उसका दर्द जाने उसकी खामोशी की गहराई और दर्द का एहसास मुझसे परे था।
शायद वह मेरे आँखों के प्रश्न चिन्हों को पहचान गई थी। जवाब में बस उसने इतना कहा, मैं देश की शक्ति बनना चाहती थी। मैं देश की शक्ति बनना चाहती थी, देश मुझे वो समझ बैठा। पहले शरीर से, फिर मेरे हादसों के किस्सों से, फिर मेरे नाम के नारों से, हर किसी ने अपने-अपने ढंग से शरीर, आत्मा, हर चीज़ का भोग किया। मुझे इससे ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है। अब तुम आगे जाओ, जवाबों की तलाश में। मैं और आगे बढ़ी। अब अधेड़ उम्र की लगभग 40-45 की आयु या यूँ कहें लगभग मेरी माँ की उम्र की महिला खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी ओढ़े। अब तक मैं बातों का मर्म और दिशा समझ चुकी थी। अब बस मुझे इन सब की कहानी जाननी थी कि ये लोग कहाँ और किस हद तक गलत थे और कैसे उन गलतियों से बचा जा सके। अब मैंने सीधे सवाल किया, आपकी क्या गलती थी? उसने कहा, मेरी गलती? मेरी गलती यही थी कि मैं रात में बाहर निकल गई क्योंकि मुझे मालूम न था रात भर बस जंगली कुत्तों के लिए है। क्योंकि मुझे मालूम न था रात बस जंगली कुत्तों के लिए है। अब मैं इस माहौल और इन लोगों से विरक्त हो गई थी। अब मैं इस माहौल और इन लोगों से विरक्त हो गई थी। मुझे अब बस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था। अंधेरे ने मेरी मन की आवाज़ सुनते हुए कहा, तुम तब तक नहीं निकल सकती जब तक इस कहानी के अंत तक नहीं पहुंच जाती। आगे मुझे एक वृद्ध महिला दिखी, बूढ़ी, बेहद बूढ़ी। उसने देख ऐसा लग रहा था शायद ही इससे भी बूढ़ा कोई हो सकता हो। इस जमात में ऐसी कुरूप बुढ़िया को देखकर मुझे हैरानी हुई। हालांकि शुरुआत में जो मैंने देखा है उसके मुकाबले यह हैरानी बेहद कम थी। उन्होंने भी एक अस्त व्यस्त सी सूती की सफ़ेद साड़ी अपने इर्द गिर्द लपेट रखी थी। अंदर न तो ब्लाउज था न पेटीकोट, केवल एक सफ़ेद साड़ी जिसके अंदर से उनके झूरीदार लटके हुए स्तन साफ दिखाई पड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अम्मा आप इस जमात में कैसे? वो बोली, बिटिया बुढ़ापे का शरीर है, ठीक से तो कुछ याद नहीं, बस इतना मालूम है मैं पलंग पे पड़ी थी, कोई आया और अपाहिजता का फायदा उठा गया। शायद कोई जान पहचान वाला ही था। बेटा ठीक से याद नहीं आता, हो सकता है कोई अनजाना हो, मुझे याद नहीं, लेकिन अब दुखता बहुत है बिटिया। तू इस अंधेरे के बाहर से आई है ना? अगर मालूम हो तो बता दे। हम में से कितनों को इंसाफ मिल गया है ताकि दर्द बंद हो जाए। उनकी बातों से मेरे दिमाग में अखबार की कुछ कटिंग घूम गई जिसमें 15, 20, 36, 35 सालों में इंसाफ का आंकड़ा दिखाया गया था। मैंने पूछा, अम्मा तुम्हें दर्द सहते हुए कितना वक्त हो गया है? उन्होंने कहा, बिटिया दर्द सहते हुए हो गए होंगे कुछ 10 एक वर्ष। फिर तो अम्मा इंतजार करो, अभी इंसाफ दूर है। अम्मा तुम मुझे बता सकती हो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? वो बोली, बिटिया एक दो लोगों से और मिलती जाओ, फिर तुम्हें जाना ही है। तुम अभी पूरी तरह हम में से एक बनी नहीं हो। अब अगला जो मेरे सामने था वो बस एक शरीर था। हाँ, उसे स्त्री या इंसान की परिभाषा देना बिल्कुल गलत होगा। वो बस एक पीला, लिचलिचा, नीला, लाल धब्बों वाला एक शरीर था। आंखें अंदर की ओर धसी हुई, स्याह चेहरा, नंगा शरीर, जगह जगह से कीड़ों द्वारा खाया हुआ, बस एक शरीर। उसे देख मैंने घिन से नजरें फेर ली, मुझे उकाई आने लगी। लेकिन अब बस मुझे यह जानना था, अब बस मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना था। इसलिए मैंने उस शरीर से पूछा, "हम्म, क्या तुम बता सकती हो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है?"
वो कुछ मायूस होकर बोली, मुझ में जान नहीं है, इसका मतलब कोई मेरी भावनाओं को सुन भी नहीं सकता। अब उसके लिए मुझे बुरा लगा। मैंने पूछा, चलो बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें भी दर्द होता है? वो जोरों से हंसने लगी। दर्द? हाँ, हुआ तो था, बहुत पहले एक बार। उसके बाद तो मैं सो गई थी। मैं तो इस दीन दुनिया से दूर चैन से कब्र में सो रही थी। कुछ लोग आए, मेरी कब्र खोदी, मुझे निकाला और मेरे सड़े गले शरीर के चीथड़ों को नोचने खाने लगे। मुझ सोई हुई को भी उन्होंने इस जमात में लाकर खड़ा कर दिया। मुझे दर्द नहीं हुआ क्योंकि मैं सोई हुई थी। और अच्छा है ना, मुझे दर्द नहीं हुआ क्योंकि जो लोग जाग रहे थे वो अभी भी इंसाफ की कतार में हैं। मुझ सोई हुई को तो न जाने कब तक यहाँ खड़ा रहना पड़े। अच्छा सुनो, तुम जानना चाहती थी ना तुम्हारे साथ आगे क्या होगा? तो जाग जाओ, वरना तुम्हें भी हमारे साथ, लेकिन हमारे बाद इंसाफ के लिए नंबर लगाना होगा। इतना सुनते ही मेरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। गला सूख गया। मन चाह रहा था चीखूं, चिल्लाऊं, नहीं नहीं, नहीं 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 की गुहार से इस सब की चीखें दबा दूं। उसे बोलूं, मुझे नहीं आना तुम लोगों के साथ, लेकिन मुंह से एक शब्द न फूटा। अब मेरी आंख खुल गई। सपना खत्म हुआ, लेकिन डर वो तो वैसा ही था। क्या सच में मुझे भी ऐसे ही किसी जमात में इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़ेगा? मैंने कुछ देर सोचा, फिर निश्चय किया, मरना ही है तो जीने की कोशिश क्यों ना करूं, और मरने के बाद भी दर्द ही सहना है तो क्यों ना लड़कर बिना दर्द के मरूं। मैंने अपना दुपट्टा उठाया और बिजली की गति से कमरे से बाहर निकल आई। घर से बाहर जा ही रही थी कि माँ ने टोका, कहाँ जा रही हो? मैंने जवाब दिया, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने। लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। लड़की जात को सब सहना पड़ता है। अब आस पड़ोस का मामला है, सबको पता चल गया तो अपनी ही बदनामी होगी। माँ दांत पीसते हुए बोली। इतने में भाई आकर खड़ा हुआ। माँ, क्या तुम कोई बड़ी बात होने का इंतजार कर रही हो? माँ, मैं बस बहन के नीले लेने का इंतजार कर रहा था। अब तुम, पापा, समाज, कोई भी कुछ कहे, ना मैं बहन को पीछे हटने दूंगा, ना खुद हटूंगा। वो गलत है। वो गलत नहीं है, उसके साथ गलत हुआ है। समापन।